अस्सलामुअलैकुम। क्यूआर वॉइस चैनल पे खुश आमदीद। बाबा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरी मेहनत का फल कोई और उड़ा लेता है। ये तीसरी दफ़ा हुआ है, अमरीन ने रोते हुए कहा। सब्र करो बेटा, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। दिलावर ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। आपके लिए ये छोटी बात होगी, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी है। अमरीन ने अपने आंसू साफ किए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दिलावर कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक एक ख्याल के तहत अमरीन के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफ़ी देर जोर जोर से दस्तक देने के बाद भी जब दरवाज़ा ना खुला तो दिलावर काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ खिड़की के पास पहुंचा, मगर अंदर के मंजर को देखकर उस पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। अमरीन सीलिंग फैन से लटकी झूल रही थी। एक बड़ा सा स्टूल उसके कदमों के नीचे उल्टा पड़ा हुआ था। खिड़की से देखने पर ही पता चल गया था कि वो अब जिंदगी की रमक से महरूम हो चुकी है। दिलावर को सीने में शदीद दर्द का एहसास हुआ और वो अपना दिल थामे रेत की खाली होती बोरी की तरह जमीन पर गिरता चला गया। रेलगाड़ी में शायद कोई नुक्स आ गया था। आधी रात गुजर चुकी थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। ट्रेन के दोनों अतराफ वसी मैदान फैला हुआ था, जिसमें जगह जगह खुदरू झाड़ियां उगी हुई थी। कहीं वक्फे वक्फे से बेरी, खजूर और अनार के दरख्त लगे हुए थे। भाई, ये ट्रेन कब चलेगी? एक तरफ बैठे एक पतले से नौजवान ने सिगरेट सुलगाते हुए बेजारियत से कहा। आम लोगों को भी कुछ पता नहीं। मेरा तो मशवरा है कि नीचे उतरकर इंजन के ड्राइवर या टिकट चेकर से पूछते हैं। दूसरा नौजवान जो क्लीन शेव था बोला। फिर डब्बे में सवार चारों अफराद नीचे उतरे और इंजन की तरफ बढ़े। आपका नाम क्या है और क्या काम करते हैं? क्लीन शेव वाले ने खामोशी को तोड़ने के लिए सवाल किया। मेरा नाम ज़रार है और मैं एक राइटर हूँ। पतले से नौजवान ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बोला। उनकी बातें सुनकर बाकी दोनों भी मतवज्जो हुए। वैसे राइटर तो मैं भी हूँ और खौफनाक कहानियाँ लिखता हूँ। आपने शायद इमरान कुरैशी के नाम से पढ़ी भी हो। क्लीन शेव नौजवान ने, जिसका नाम इमरान कुरैशी था, ज़रार को अपना तारफ़ कराया। क्या इत्तफाक की बात है, हम दोनों भी मुसन्नफ़ हैं। ये राशिद है और मेरा नाम साजिद है। एस इम्तियाज़ के नाम से मेरी कहानियाँ भी डॉट डाइजेस्ट की जीनत बनती रहती हैं। तीसरे काले से रंग के नौजवान ने चहकते हुए कहा। फिर तो कमाल ही हो गया। वो गुजरेगी जो मिल बैठेंगे मुसन्नफ़ चार। इमरान कुरैशी ने लहकते हुए बात मुकम्मल की। वो अब इंजन के करीब पहुंच चुके थे। ड्राइवर और टिकट चेकर इंजन का मुआयना कर रहे थे। जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि ट्रेन कब तक चलेगी? इम्तियाज़ ने ड्राइवर और टिकट चेकर से पूछा। आधा पौना घंटा या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। आप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाएं। इम्तियाज़ की बात का जवाब टिकट चेकर ने दिया। जब तक ट्रेन ठीक नहीं होती, चलो फिर थोड़ा इस इलाके में घूम लेते हैं। ज़रार ने उन तीनों को राय लेने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, मगर ट्रेन से दूर नहीं जाएंगे, इमरान कुरैशी ने कहा और वो सब आगे बढ़ गए। ट्रेन से कुछ दूर जाते ही उन्हें बाएं तरफ एक इमारत के आसार नजर आए। इस वीराने में ये इमारत किसने बनाई होगी? राशिद ने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए कहा। क्यों ना इस इमारत का अंदर से जायजा लिया जाए, शायद किसी नई कहानी का प्लॉट मिल जाए। इम्तियाज़ ने मजाकन बात की थी, मगर चारों इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे। ट्रेन के चलने में अभी काफ़ी वक्त था, इसलिए वो चारों उस इमारत के पास पहुंच गए। वो कदीम तर्ज के किसी महल की तर्ज पर बनी हुई थी। बड़ा सा जादी साइज गेट जो इमारत के वस्त में लगा हुआ था, काफ़ी जंग खोरदा हो चुका था। राशिद ने आगे बढ़कर गेट पर हाथ से दबाव डाला तो वो खुलता चला गया। चारों ने अंदर कदम बढ़ा दिए। बाहर से इमारत जितनी पुरानी लग रही थी, अंदर से उतनी ही खूबसूरत थी। गेट के सामने से मखमली कलीन होता हुआ दूर हाल तक चला गया था। दाएं बाएं दोनों अतराफ से सीढ़ियां चढ़ती हुई
ऊपर बालकनी में जाकर मिल जाती थी। बालकनी में 4-5 कमरे थे। वो कालीन पर कदम रखते हुए इमारत के बड़े गोल सनज के बने हॉल में पहुंचे। वसी हॉल में छत के साथ नफीस फानूस लटके हुए थे, जिनसे फुटने वाली रोशनी से पूरा हॉल जगमगा रहा था। पूरे हॉल में दबीज कालीन बिछा हुआ था, जबकि हॉल की दीवारों के साथ बेशकीमत सोफे पड़े हुए थे। हॉल के ऐन वस्त में एक बड़ी मेज पड़ी थी, जिसके दोनों साइडों पर 2-2 कुर्सियां रखी हुई थीं। मेज की चौड़ाई की तरफ सिर्फ एक कुर्सी पड़ी थी। अभी वो सब इस इमारत का जायजा ले रहे थे कि उन्हें रेलगाड़ी की विसल सुनाई दी। वो एक लम्हे को ठठक कर रह गए, फिर अचानक वो मुड़े और बिजली की सी फुर्ती से दौड़ते हुए गेट की तरफ बढ़े। मगर उनके पहुंचने से पहले ही इमारत का गेट एक जोरदार चड़चड़ाहट से बंद हो गया। उन चारों ने गेट पर जोर आजमाई शुरू कर दी। जैसे जैसे ट्रेन की विसल में वक्फा कम होता जा रहा था, वैसे वैसे वो चारों जनूनी अंदाज में गेट को धक्के दे रहे थे। मगर उस जहाजी साइज गेट पर उनकी जोर आजमाई का कोई असर नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन के पहियों की गिरर गिरर और इंजन की छक छक शुरू हो गई। ट्रेन चल पड़ी थी और चंद ही मिनटों में उसकी आवाज़ दूर जाते हुए मद्धम होती होती खत्म हो गई। जब तक मैं ना चाहूँ तुम इस महल से नहीं निकल सकते। उन चारों को अपने पीछे से एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वो चारों तेजी से मुड़े। ऊपर गैलरी में एक लंबे कद वाला स्याह पोश खड़ा था। उसका जिस्म पाँव से लेकर सर तक लंबे स्याह चोगे में ढका हुआ था। वो चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसका चेहरा और आंखें भी स्याह चोगे से ढकी हुई थी। फिर भी वो ऐसे सीढ़ियाँ उतर रहा था जैसे सब कुछ देख रहा हो। कौन हो तुम और हमें इस तरह यहाँ रोकने का तुम्हारा क्या मकसद है? ज़रार जो ट्रेन के छूटने की वजह से काफ़ी गुस्से में था, तल्खी से बोला, तुम लोग बहुत अजीम इंसान हो। अदब की दुनिया में तुम्हारा बहुत नाम है। दुनिया के जाने माने राइटर हो। मैं सच कह रहा हूँ ना? स्याहपोश ऐसा ऐसा चलता हुआ उनके करीब पहुँच चुका था। उसकी आवाज़ में तंज की आमेज़श इमरान कुरैशी ने साफ महसूस कर दी थी। तुम्हारी बात ठीक है, हम वाकई ही राइटर हैं, मगर तुम हमें कैसे जानते हो? इम्तियाज़ के लहजे में हैरत थी। इन बातों को छोड़ो, सिर्फ ये याद रखो कि अब तुम कुछ दिन मेरे मेहमान रहोगे। स्याहपोश ने हतमी लहजे में कहा। वो क्यों बोला? हम राइटर हैं, कोई मुजरम तो नहीं जो तुम हमें कैद करोगे। ज़रार का गुस्सा इंतहा को छू रहा था। कौन तुम्हें कैद कर रहा है? बस 2-3 दिन मैं तुम लोगों को अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ और उम्मीद है तुम लोग मेरी मेज़बानी कबूल करोगे। स्याहपोश का अंदाज ऐसा था जैसे वह ज़रार की हालत से लुत्फ़ उठा रहा हो। और अगर हम तुम्हारे मेहमान ना बनना चाहें तो? इमरान कुरैशी ने पहली दफ़ा मुंह खोला। ना ना ना, मेहमान तो तुम्हें बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। मेरी इजाज़त के बगैर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। स्याहपोश का लहजा एकदम सर्द हो गया था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम हमारी मेज़बानी बगैर किसी वजह से तो नहीं करोगे। बदले में कुछ तो हमसे चाहते हो जो हमें यहाँ रोका है। इम्तियाज़ ने सवाल किया। तुम काफ़ी समझदार हो। क्या नाम है भला तुम्हारा? हाँ, एस इम्तियाज़। स्याहपोश ने इम्तियाज़ के कंधे पर हाथ रखा और कुछ देर सोचने की अदाकारी करते हुए खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया। वो सब हैरत से गूंग खड़े थे। ये शख्स तो उनके नाम भी जानता था। मैं तुमसे तुम्हारी लिखी हुई सबसे अच्छी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। स्याहपोश का चेहरा बेशक चोगे में छुपा था, मगर उन चारों को उसकी आंखों की हिद्दत अपने चेहरों पर महसूस हो रही थी। हमारी बेस्ट स्टोरी मार्केट में मौजूद है, तुम वहाँ से लेकर भी पढ़ सकते हो। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने हमें यहाँ रोक रखा है। ज़रार का गुस्सा एक बार फिर उठ कर आया। ये छोटी सी बात लग रही है तुम्हें? छोटी सी बात है ये। स्याहपोश एकदम ही चीख उठा। उसकी आवाज़ में चीते जैसी घराट शामिल हो गई। स्याहपोश का गुस्सा देखकर ज़रार अपना गुस्सा भूलकर यूं सहम गया जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर सहम जाता है। उनकी हालत देखकर स्याहपोश ने अपने आप पर कंट्रोल किया और लंबे लंबे सांस लेता बड़ी टेबल के पास पड़ी अकेली कुर्सी पर जा बैठा।
बैठ जाओ। स्याहपोश ने हाथ का इशारा कुर्सियों की तरफ किया और वो चारों किसी बाअदब शागिर्द की तरह टेबल के दोनों साइड पर पड़ी कुर्सियों पर जा बैठे। स्याहपोश के हाथ भी दस्तानों में छुपे हुए थे। मैं अपने रवैये पर माजरत करता हूँ। बाद बातें देखने में मामूली होती हैं, मगर वो किसी के लिए इतनी अहम होती हैं कि वो अपनी जान तक दे देता है। स्याहपोश की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। उसकी आवाज़ में जज्बात की झलक थी। अब तुम में से कौन पहले अपनी कहानी सुनाएगा? स्याहपोश के सवाल पर चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ठीक है, अगर तुम हमसे सिर्फ कहानी सुनकर हमें यहाँ से जाने दोगे तो हम तैयार हैं। जरार का गुस्सा अब तकरीबन ख़त्म हो चुका था। तो फिर शुरू करो, स्याहपोश ने इतना कहा और जरार ने अपनी टॉप फेवरेट कहानी शुरू कर दी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही डॉक्टर जोसेफ के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं। उसने अपनी कार कब्रिस्तान के एक साइड पर बनी पार्किंग में खड़ी की और कार की डिग्गी से एक चमड़े का थैला और खुदाई का सामान निकाला। वो पहली दफ़ा इतनी रात के एक कब्रिस्तान आया था, इसलिए खौफ और दहशत से उसके पसीने छूट रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन गेट बंद करके उसके पास आया और बोला, इस काम में बहुत रिस्क है। जो रकम आपने मुझे दी है वो बहुत कम है, इसीलिए गोरकन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर जोसेफ ने कोट की दाएं जेब से एक मोटी सी नोटों की गड्डी निकाली और गोरकन की तरफ बढ़ा दी। रकम को देखकर गोरकन की बाछें खिल गईं। आप आराम से अपना काम निपटाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। रकम मिलने की खुशी से गोरकन की आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर जोसेफ ने चमड़े का थैला उठाया और बेलचा पकड़े मखसूस कब्र की तरफ बढ़ गया। ये कब्र आज सुबह ही बनाई गई थी। ताज़ा कब्र को खोदने में डॉक्टर जोसेफ को ज़्यादा देर न लगी। उसने ताबूत पर नज़र पड़ते ही बेलचा एक साइड पर रखा और ताबूत से मिट्टी हटाने लगा। ताबूत पर लगे कीलों को उसने नहायत महारत से उखाड़ा और ऊपर वाला तख्ता उठाकर एक तरफ रख दिया। मुर्दे पर नज़र पड़ते ही डॉक्टर जोसेफ झटका खाकर कब्र की दीवार के साथ जा लगा। उसने खौफ से निकलने वाली चीख को मुश्किल कंट्रोल किया। मुर्दे की आंखें खुली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉक्टर जोसेफ को घूर रहा हो। डॉक्टर जोसेफ ने कुछ देर तक वहीं बैठकर अपनी सांस को कंट्रोल किया और फिर डरते डरते अपना हाथ मुर्दे की आंखों पर रख दिया। मुर्दे की आंखों को बंद करने के बाद उसने मुर्दे का कफन खोलना शुरू कर दिया। उसने मुर्दे के कंधे और बाजुओं तक कफन नीचे किया और थैले से तेजदार औजार निकाले। डॉक्टर जोसेफ अब किसी कसाई की तरह उस मुर्दे के बाजू जिस्म से अलग करने में मसरूफ था। थोड़ी देर में वो अपने काम से फारग हो चुका था। उसने मुर्दे के बाजू चमड़े के थैले में रखे कब्र बंद की और अपनी कार की तरफ बढ़ा। काम हो गया जनाब? गोरकन ने पूछा। हाँ हो गया, मगर इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। किसी को नहीं बताऊंगा जनाब, गोरकन ने मुतबाना लहजे में कहा। वो दूसरी बात भी याद है ना? जी जनाब, जैसे ही कोई सेहतमंद मुर्दा आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। डॉक्टर जोसेफ ने चमड़े का थैला और खुदाई के औजार कार की डिग्गी में वापस रखे और अपने घर पहुंच गया। कार को पोर्च में खड़ा किया, डिग्गी में से चमड़े का थैला उठाया और तहखाने में बनी लेबॉर्टरी में पहुंच गया। उसकी लेबॉर्टरी में तरह तरह के केमिकल से भरे शीशे के छोटे बड़े जार पड़े थे, जिसमें जानवरों के अलावा इंसानों के अज़ा भी रखे हुए थे। इन जार में भरा लिक्विड इन अज़ा को काफ़ी अरसे तक खराब होने से बचाता था। डॉक्टर जोसेफ अपने मुल्क का एक जाना माना सर्जन था, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी लेबॉर्टरी में एक खौफनाक तजर्बा कर रहा था। वो मुर्दों के अज़ा को जोड़कर एक नाकाबिले तस्खीर इंसान बनाना चाहता था, जो उसके हुक्म पर काम करता। उसके ख्याल के मुताबिक अगर यह तजर्बा कामयाब हो जाता तो डॉक्टर जोसेफ के नाम का डंका बजता, पूरी दुनिया में उससे बहुत पजीराई मिलती। डॉक्टर जोसेफ को इस तजर्बे की कामयाबी का 100% यकीन था। उसके पास 2 महीने थे। उन्हीं 2 महीनों में उसने तमाम अज़ा जिसमें टांगें, दाढ़, सर, दिमाग और दिल हासिल करना था। अगर 2 महीने तक वो ये अज़ा हासिल न कर सकता तो केमिकल में पड़े दूसरे अज़ा खराब होने शुरू हो जाते।
اسی لیے اس نے بورکن کو ایک خطیر رقم دی تھی کہ جیسے ہی چوڑے چکلے عذاب والا کوئی مردہ آئے وہ اسے کال کر دے۔ بس کر دو۔ سیاہ پوش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر زرار کو مزید بولنے سے روک دیا۔ کیا آپ کو میری کہانی اچھی نہیں لگی؟ زرار نے سیاہ پوش کی ٹوکنے پر حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری کہانی تو بہت ہی اچھی ہے، مگر تم مجھے اچھے نہیں لگے۔ سیاہ پوش کا لہجہ سرد ہو چکا تھا۔ اس نے ٹیبل کے نیچے لگے بٹن کو دبایا۔ دور کہیں گھنٹی بجی اور سیڑھیوں پر کسی کے دھپ دھپ قدم رکھنے کی آواز سنائی دی۔ پھر ہال میں موجود ایک طرف کا دروازہ کھلا اور دو پہلوان نما آدمی اندر داخل ہوئے، جو سیاہ پوش کے پاس آ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سیاہ پوش کا ہاتھ اٹھا، اس کی انگلی کا رخ زرار کی طرف تھا۔ دونوں پہلوان تیزی سے چلتے اس کے پاس پہنچے۔ زرار چیختا رہ گیا، مگر انہوں نے اسے بہت آسانی سے قابو کیا اور ڈولی ڈنڈا کیے اسی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کمرہ شاید کسی تہہ خانے کا دروازہ تھا، کیونکہ وہ پہلوان نما آدمی زرار کو اٹھائے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے اترتے غائب ہو گئے تھے، اور ان کے غائب ہوتے ہی وہ دروازہ بھی ایک دھماکے سے بند ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک امتیاز کو ہوش آیا۔ اتنی اچھی کہانی سنانے پر اس کا انعام تو بنتا ہی ہے، وہ ہی دینے کے لیے میں نے اسے نیچے تہہ خانے میں بھیجا ہے۔ سیاہ پوش نے سپاٹ لینے میں کہا۔ مگر عمران قریشی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سیاہ پوش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب تم لوگ کچھ کھا پی لو اور آرام کر لو، اگلی کہانی کل سنیں گے۔ سیاہ پوش نے اتنا کہا اور اٹھ کر ہال میں بڑی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی تہہ خانے سے آتی زرار کی تکلیف سے بھرپور چیخوں نے انہیں لڑزا کر رکھ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زرار کو بے رحمی سے تشدد کیا جا رہا ہو۔ عمران قریشی پھرتی سے اٹھا اور سامنے بنے تہہ خانے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ راشد اور امتیاز نے بھی اس کی پیروی کی۔ جیسے ہی وہ اس دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ کھلا اور اندر سے وہی پہلوان نکلا جو دوسرے پہلوان کے ساتھ زرار کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی رکاب تھی جس کے اوپر کپڑا پڑا ہوا تھا، مگر کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو سے پتہ چل رہا تھا کہ اس میں بھنا ہوا گوشت ہے۔ آپ لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھیں، پہلوان نے نہایت نرمی سے کہا، اور وہ تینوں مڑ کر پھر اسی ٹیبل پر جا بیٹھے۔ کھانے کی خوشبو نے ان کی بھوک کو بھڑکا دیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر پیٹ بھرنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اسی پہلوان نے انہیں ان کا کمرہ دکھایا۔ امتیاز اور راشد لیٹتے ہی سو گئے۔ عمران قریشی کو نیند تو آئی ہوئی تھی، مگر آج کے واقعات نے اس کے ذہن پر سوچوں کی یلغار کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زرار کے ساتھ آ کر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنا چیخ رہا تھا، کیا ہمارے ساتھ بھی؟ اور اس سے آگے سوچتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس کہانی کی دوسری قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔